और दोस्तों, तो आइए आलोक एजुकेशन चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान वेस्टर्न चर्चिल ने गांधी जी को क्या कहा था? अर्धनग्न फकीर कहा था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान वेस्टर्न चर्चिल ने गांधी जी को क्या कहा था? तो अर्धनग्न फकीर कहा था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस मुद्दे पर असफल रहा? तो ध्यान रखिए दोस्तों, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल रहा। वर्ष 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रमों पर संकल्प प्रारूपित किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू दोस्तों, ध्यान रखिए, वर्ष 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रमों पर संकल्प प्रारूपित किया था। किस भारतीय नेता ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दोस्तों, ये ऐसे भारतीय थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। गांधी इरविन समझौता के हस्ताक्षरित होने में तेज बहादुर सप्रू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। प्रश्न ये है कि गांधी इरविन समझौता के हस्ताक्षरित होने में किस व्यक्ति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो तेज बहादुर सप्रू ने। इरविन तथा गांधी को दो महात्मा किसने कहा था? तो सरोजिनी नायडू ने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था। गांधी इरविन समझौता को कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था? तो गांधी इरविन समझौता को कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में स्वीकार किया गया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक चला था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से लेकर 1 दिसंबर 1931 तक चला था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन दोस्तों जो है 7 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला था। वर्ष 2011 में सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं किस समिति की अनुशंसा पर स्थापित की गई थी? तो YH मालेगांव समिति की अनुशंसा पर स्थापित की गई हैं। नेक्स्ट देखिए, कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति आरंभ की थी? दुबले ऐसा ही था जिसने जो है भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति आरंभ की थी। प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? तो ध्यान रखिए दोस्तों, प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज का अधिग्रहण करना था। कैप्टन बर्नर्ड के द्वारा जो है अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज का अधिग्रहण किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो सर जॉन चाइल्ड को मुगल वंश के शासक अंग्रेज औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई किससे लिया था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दोस्तों मुंबई को किससे लिया था? पुर्तगालियों से 1661 ईस्वी में। इसे दहेज के रूप में चार्ल्स द्वितीय को दिया गया था। यूरोपीय व्यापारियों कंपनी में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? तो अंग्रेजों ने 1613 ईस्वी में सर्वप्रथम अपनी कारखाना स्थापित किए थे। थॉमस बेस्ट ने पुर्तगालियों को किस स्थान पर हराया था? तो ध्यान रखिए दोस्तों, थॉमस बेस्ट ने पुर्तगालियों को स्वावली के नामक स्थान पर हराया था। वह अंग्रेज कैप्टन जिसने सूरत के समीप मुगल गवर्नर से व्यापार करने की अनुमति प्राप्त करने में सफल हो गया था? तो कैप्टन मिडल्टन दोस्तों, वह अंग्रेज कैप्टन था जिसने सूरत के समीप मुगल गवर्नर से व्यापार करने की अनुमति प्राप्त करने में सफल हो गया था। किस मुगल सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो जहांगीर के शासनकाल में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना अस्थायी कारखाना किस जगह पर स्थापित किया था? तो मसूलीपट्टनम 1611 ईस्वी में। अकबर के शासनकाल के समय किस यूरोपीय कंपनी का
गठन किया गया था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? तो अस्कंदन के द्वारा दोस्तों ध्यान रखिए, फिटकरी पानी को अस्कंदर के द्वारा स्वच्छ करती है। खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उत्क्रम प्राशन कहते हैं। क्या? उत्क्रम प्राशन कहते हैं। जल की स्थायी कठोरता का कारण क्या है? तो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम क्लोराइड तथा सल्फेट के कारण होती है। यानी जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? कैल्शियम तथा मैग्नीशियम की क्लोराइड तथा सल्फेट के कारण होता है। कौन सी गैस लाफिंग गैस के रूप में प्रयुक्त होती है? तो नाइट्रस ऑक्साइड गैस दोस्तों जो है लाफिंग गैस के रूप में प्रयोग होती है। वायुयानों के टायरों में भरने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो नाइट्रोजन गैस का वायुयानों के टायरों में भरने के में प्रयोग किया जाता है। ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? तो नियान गैस और पारद वाष्प भरी जाती है। नीला तोता क्या है? नीला तोता कॉपर सल्फेट को नीला तोता कहा जाता है। ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रासायनिक ब्लीचिंग पाउडर में पाया जाता है। फोटोग्राफी में अस्थायी कण के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन क्या है? तो सोडियम थायोसल्फेट है। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण कांस्य और लौह युग का त्रियुगी विभाजन किया गया था। किसने किया था? क्रिश्चियन जे थॉमसन ने। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण के संदर्भ में प्राप्त हुए। कहाँ से? माधां से। उस स्थान का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो मेहरगढ़ से मिले हैं। तो इस तरह दोस्तों ये सारी चीज़ें आप लोग समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें तथा अपने सगे समझे और दोस्तों को शेयर करना भूलें। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।